हैदराबाद से लेकर औरंगाबाद तक सियासत में अजब सी खलबली है। हर कोई एक दूसरे पर बांटने वाली राजनीति का आरोप लगा रहा है। सड़क पर नमाज और महाआरती पर टकराव के हालात हैं। इन हालात में महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय राज ठाकरे, जो मई के पहले हफ्ते में बैनर हेडलाइन बनेंगे, ये तय है। मगर जब यूपी में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर गए, योगी ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी। हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान मक्का मस्जिद में एमपी और दिल्ली के नाम पर चीख पुकार मचा रहे थे। क्या है भाईजान का प्लान, देखिए ये खास रिपोर्ट। रमजान का महीना है, नौजवानों उठो, थोड़ा नफ्स पर दबाव डालो। क्या तुम 2 रकात तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते? पढ़ो नौजवानों, पढ़ो, आदत डालो। जब 500 साल नमरूद को मौका मिला तो हमारे वतन अजीज में जो फिरौन और नमरूद के खात्मे के लिए तुमको तहज्जुद पढ़ना पड़ेगा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके जुल्म का खात्मा करे। अपने ही वतन में कौन है ये फिरौन, कौन है ये नमरूद, कौन है ये किरदार जिनके खिलाफ मुस्लिम नौजवानों से कमर कस लेने की, नफ्स पर काबू पाने की, रातों को उठकर नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं ओवैसी भाईजान। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो हम आपको बता देते हैं, इस्लाम की मुकद्दस तारीख में इन दोनों की हैसियत शैतान के बराबर है, खौफनाक विलन के जैसी है। मगर इससे ज्यादा गौर करने की बात यह है कि ये किरदार भाईजान को अपने ही मुल्क में मौजूद नजर आते हैं। आइए अब असद भाई के एक और बयान पर गौर कीजिए। ईमान वालों, सब्र करो, सब्र करो और डट जाओ। जब जालिम से मुकाबला करो और कमर बस्ता हो जाओ, जब दीन की खिदमत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। और फिर अल्लाह सूरह अनकबूत में फरमा रहा है, उन लोगों से हमसे अल्लाह मुखातिब है कि जिनको डराया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जिन पर तलवारें बरसाई जा रही है, अल्लाह सूरह अनकबूत में कह रहा है कि मेरी राह में जो लोग मशक्कतें उठाते हैं, मैं उनके लिए रास्ते खोल दूंगा। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की मक्का मस्जिद में थे, जमायतुल विदा की नमाज पढ़ी, फिर जमात को खिताब कर रहे थे। मगर इस खुलबे का पॉलिटिकल अंडरटोन उन्होंने शुरू से सेट कर दिया था। उनकी नजर अपने सियासी एजेंडे पर थी। वो दुश्मन से लड़ने के लिए नौजवानों का हौसला बुलंद कर रहे थे। तकरीर की गाड़ी आगे बढ़ी, जुबान की पटरी बदली, भाईजान ने अचानक गियर बदल लिया। खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है। मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए। आप हैरत में होंगे, मीठी ईद से ठीक पहले इतनी कड़वी तकरीर। आखिर चाहते क्या है ओवैसी? मगर आप मुगालते में हो सकते हैं, ओवैसी अपने सधे हुए एजेंडे पर ही चल रहे थे। जब खरगोन और दिल्ली का जिक्र कर चुके तो हरियाणा की ओर बढ़ चले। इखलाक को भी मारा था, पीलू खान को भी मारा था, रगबर को भी मारा था। जालिमों सुनो, ये कबीब बिन अदीब तख्त पर खड़े होकर कह रहा है, मुझे मौत से डर नहीं है, हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं, हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे,
ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। 2 दिन पहले हरियाणा में एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, इन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी के बाल खींच रहे, मार मार कर उसके सर को खोल दिया, बेहोश गाड़ी में पड़ा है। ये जुल्म उन्होंने किया। असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों से 5 अहम सवाल खड़े होते हैं। इन्हीं में ओवैसी के सियासी एजेंडे के सारे सूत्र छिपे हैं। पहला सवाल, मजहबी फोरम पर ऐसी सियासी बातें क्यों? दूसरा सवाल, हैदराबाद में एमपी दिल्ली का जिक्र क्यों? तीसरा सवाल, क्या ओवैसी गुजरात चुनाव की तैयारी में है? चौथा सवाल, क्या यह पैन इंडिया पॉलिटिक्स की तैयारी है? पांचवा सवाल, ओवैसी के साथ आज कितने मुसलमान हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए बहुत मगजमारी की जरूरत नहीं है। इसका जवाब ओवैसी के ही एक मजाहिया बयान में मिल जाएगा। अब लोग बोलेंगे इन्हें तकरीर तो बहुत अच्छी करता है, भड़काऊ भाषण दे दिया, बल्कि मैं तो इस्माइल करके बोल रहा हूं। समझने वाले समझ गए होंगे, और शायद ये जुमला भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। समझने वाले समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी है, मगर आपको ये बताना चाह रहा हूं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हॉट टॉपिक पे आ गए ना अभी। असदुद्दीन ओवैसी अपने गढ़ में बैठे बैठे हॉट टॉपिक टच कर रहे हैं। यूपी की करारी हार के बाद हैदराबाद में कमर सीधी कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में उनके इकलौते टापू औरंगाबाद को फतह करने के लिए एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे पुणे पहुंच चुके हैं। हिंदुत्व के नए अलंबरदार राज ठाकरे का बेस कैंप है पुणे। पुणे से पूरी तैयारी के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के लवाजमे के साथ 1 मई की रैली के लिए औरंगाबाद पहुंचेंगे। आप पूछेंगे औरंगाबाद ही क्यों? तो इसका जवाब है, बाल ठाकरे के जमाने से शिवसेना की नजर इस जिले पर है। बाल ठाकरे ने इसका नाम संभाजी नगर करने की मांग की थी। राज ठाकरे के लोग औरंगाबाद को संभाजी नगर ही कहते हैं। औरंगाबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM का सांसद है। राज ठाकरे शिवसेना को इस मुद्दे पर भी पछाड़ना चाहते हैं। MNS किसी मौके पर यह याद दिलाने से नहीं चूक रही कि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्ता को लात मारी। उद्धव ठाकरे इसका उल्टा कर रहे हैं। जिस पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पे इतने सालों से आगे आई, बाला साहब ने जो हिंदुत्व को आगे लेके पार्टी आगे लेके गए, हिंदुत्व के लिए बाला साहब ने सत्ता को लात मारी, और अभी उद्धव जी सत्ता के लिए हिंदुत्व को लात मार रहे हैं। मगर औरंगाबाद की रैली से आगे जहां और भी है, देश में इस वक्त जो लाउडस्पीकर पॉलिटिक्स चल रही है, इस छत्ते को अपने बयान से छेड़ा राज ठाकरे नहीं था। राज ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए महाराष्ट्र सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था, उसकी मियाद रैली के 2 दिन बाद यानी 3 मई को खत्म होने वाली है। अगर ये एक सोशल समस्या है तो उसको हनुमान चालीसा से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो उसको पहले से ही आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास अप्रोच होते। माननीय आदित्य जी ठाकरे ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, और सारे टाइप के पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ संबंधित है। महाराष्ट्र का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो उनको अप्रोच करते। तो सामाजिक विषय ऐसा कहते हुए उनको अपनी राजनीति करनी है, और उसके साथ हनुमान चालीसा को जोड़ना, ये कहाँ का सामाजिक मुद्दा हुआ? काफ़ी सारी शर्तें लगाई है, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर, और कोई दंगा फसाद जो उनके मन में अगर कुछ होगा कि भाई हम यहाँ का वातावरण अशांत करेंगे, तो पुलिस बहुत चौकन्नी है, सभी फोर्सेस वहाँ पर लगाई है, और उनको किसी भी प्रकार से 2 धर्मों के बीच में, जाति के बीच में कोई बखेड़ा वो न खड़ा करे और अपना पॉलिटिकल माइलेज वहाँ से उठाए, इस प्रकार की पाबंदी पुलिस ने लगाई है। भोंगा, माफ करिएगा, लाउडस्पीकर
3 मई का राज ठाकरे का अकेला प्लान नहीं है। 3 मई को अक्षय तृतीया है, सो राज साहब ने महाआरती का भी शंखनाद कर रखा है। ये आयोजन पूरी अखाड़ी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। अक्षय तृतीया को पूरे महाराष्ट्र में एमएनएस की महाआरती है। इस महाआरती को बजरंग दल और वीएचपी ने भी समर्थन दिया है। बजरंग दल और वीएचपी ने राज ठाकरे से मुलाकात की है। करीब 15 हिंदू संगठनों ने राज ठाकरे को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये संगठन लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज के मसले पर भी राज ठाकरे को अपना समर्थन दे रहे हैं। शिवसेना आरोप लगा रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर माहौल खराब कर रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पलटवार यह है कि माहौल स्यूडो सेक्युलर पार्टियां खराब करती हैं। ही नेमकी कुठली परिस्थिती होते हे मला माहित नाही। क्या हालात बनाए जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाने वाले ये सब स्यूड सेक्युलर पार्टियां ही हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच खाई बनाने का काम किया और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों में दुर्भावना पैदा कर रहे हैं आणि अल्पसंख्याकांचं लांगुल चालन करून राज ठाकरे अचानक कितना बड़ा चैलेंज बनकर उभरे हैं, इसे समझना हो तो इसी बात से समझिए कि उद्धव ठाकरे ने इस सिलसिले में अघाड़ी सरकार के डिफैक्टो हेड शरद पवार के साथ बैठक की है। दोनों के बीच 1 घंटे की बातचीत हुई। फिलहाल इंतजार कीजिए महाराष्ट्र की सियासत में आगे के चैप्टर अनफोल्ड होने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।